सैटरडे केमिस्ट्री फुल कोर्स क्वेश्चन नंबर है 82। कहते हैं कि हाफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वेज, हाफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा। तो इस चैप्टर के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनमें से एक फार्मूला ये है, मास जो है ये प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स के, मास बराबर होगा मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाफ मोल, तो ये हाफ मोल है और सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 32 सल्फर का है और 32 ऑक्सीजन का है, टोटल 64 है। तो आपके पास इसका जो हाफ मोल आएगा वो 32 ग्राम होगा। मतलब आपने ये करना है कि 64 ग्राम इसका 1 मोल है, सो अगर हाफ मोल करें तो 64 भी हाफ हो जाएगा और ये होगा 32 ग्राम। फिर है कि वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम विल 10 मोल्स ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई एट एसटीपी। 10 मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा। लरिकम लरिकम हाँ वतज ब्याद सरकम प्लेतन इज दो कम दासे बदा सही दे दाते कटको मोते बस आगजन भाई कट क्यों। हाँ कुछ सही रहेगा ना। आओ 10 याद आ जाता देखा मैं उसको 10 शुरू उसको। सैटरडे फुल टेस्ट केमिस्ट्री पार्ट और क्वेश्चन है 82। कहते हैं हाफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वेज, सल्फर डाइऑक्साइड का हाफ मोल है तो ये कितना होगा। तो देखिएगा मास प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, मास बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स के इनटू मोलर मास। ये हाफ मोल है और मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये 32 है, सल्फर और ऑक्सीजन भी 32 है, टोटल है 64 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास से 64, आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। आसान तरीका ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो 64 ग्राम है पर मोल, एक मोल का 64 है, तो अगर इसे आधा कर लें तो ये भी आधा हो जाएगा। आंसर है 32 ग्राम। तो मास ये आता है। क्वेश्चन है 83। कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम विल 10 मोल्स ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई एट एसटीपी। 10 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पर। इसी चैप्टर में एक और फार्मूला है, वॉल्यूम गैस का प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इधर मास प्रोपोर्शनल है मोल्स के, इधर वॉल्यूम है। और अब के हम देखेंगे कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, तो वो मोलर वॉल्यूम है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, यहाँ पे ये है। तो अब अगर वो कहता है कि ये 10 मोल्स ऑफ एनी गैस, 10 मोल्स हैं, मोलर वॉल्यूम 1 मोल का जो वॉल्यूम बनता है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और पर मोल। तो ये आ जाएगा 224 लीटर या इतने डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। आसान सी बात है कि जैसा कि ये 64 था तो ये है 22.4 लीटर इतना पर मोल। अब अगर 10 मोल होंगे तो वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ जाएगा, तो आंसर बनता है 224 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि व्हाट डज लिमिटिंग रिएजेंट मीन। लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पे है करेक्ट आंसर 1 डिटर्मिनिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पहले कंज्यूम हो जाएगा किसी रिएक्शन में, लिहाजा जैसे ही वो कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो अब मजीद रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो सेकंड ऑप्शन 85। कहते हैं कि इफ थ्योरेटिकल एंड पर्सन यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट आर 50 एंड 90 ग्राम रिस्पेक्टिवली, देन द एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी। यहाँ पे दिया गया है थ्योरेटिकल यील्ड तो वो है 50 और पर्सन यील्ड 90 है। सो ये छोटा सा फार्मूला है लेकिन हम डायरेक्ट इसे हल करेंगे। पर्सन यील्ड ये है, यहाँ पर होगा थ्योरेटिकल यील्ड और ये है एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। हमसे पूछा जा रहा है कि देन एक्चुअल यील्ड, तो आप ये मालूम कर रहे हैं तो एक्चुअल यील्ड बराबर होगा पर्सन यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल पर्सन यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल डिवाइड बाय 100। तो अगर आप इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं तो कहता है कि इफ थ्योरेटिकल यील्ड एंड पर्सन यील्ड, थ्योरेटिकल 50 है और पर्सन 90 है, तो 90
और थ्योरेटिकल 50 है, डिवाइड बाय 100, ये इसके साथ कैंसिल कर लें, ये इसके साथ, तो आंसर आता है 45। ये इसका एक्चुअल यील्ड है। और कॉमन सेंस से करना चाहें तो 50 ग्राम यानी 100 ग्राम के लिए कितना बनता है, 100 ग्राम थ्योरेटिकल है तो एक्चुअल 90 ग्राम है। अब अगर ये 50 होगा, आधा हुआ, तो ये भी आधा हो जाता है। तो ये इसका तरीका है कि दोनों क्वांटिटीज को आधा कर दिया गया है। थ्योरेटिकल यील्ड अगर आधा हो जाए तो जो एक्चुअल यील्ड है वो भी उसके साथ आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कहते कि हाउ आर ऑर्बिटल फिल्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफ्पर प्रिंसिपल। ऑफ्पर प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी ऑफ्पर के माने होते कंस्ट्रक्शन के, कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल कर ले, या जिसके लिए n+l वैल्यू कम होगी उसको आप पहले फिल कर ले। तो ये जो है तो यहाँ पे है स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। फिर 87 में कहते कि विच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट अलाउड। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो जब n होगा तो याद रखें कि l ये होना चाहिए, फिर n है तो l ये होना चाहिए, और अगर l को फिक्स कर दिया तो m फिर ये होगा +l और 0 और फिर -l। तो अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 है तो l जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ये कहते नहीं l की वैल्यू जो है इट कैन नॉट बी 2। अगर ये 2 है तो 2 - 1 is 1, तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, यानी दूसरे शेल में s भी हो सकता है 2s, दूसरे शेल में p भी हो सकता है 2p, ठीक है जी। लेकिन ये जो है l की वैल्यू जो 2 है ये जाहिर करती है d को, दूसरे शेल में d नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। कहते हैं लीस्ट स्टेबल 88 में, 88 क्वेश्चन के लीस्ट स्टेबल ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग इज। तो लीस्ट स्टेबल मतलब जो सबसे कम स्टेबल है, तो इसके लिए आपको n+l मालूम करना होगा। n+l जो कि स्टेबिलिटी है, कि जब n+l वैल्यू जिसकी कम है उसको पहले फिल करें, तो 1s अगर आप देखेंगे तो 1s के लिए 1s 1 + 0, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 1 आती है, ये ज्यादा स्टेबल है। फिर ये कह रहा है 2p, तो अगर आप 2p को लेते हैं 2p, तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो n+l वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक ये आती है 3। फिर है 3p, तो अगर आप 3p ले लेंगे तो ये होगा 3 + 1, n की वैल्यू ये है p, तो ये l की वैल्यू 1 को जाहिर करता है, और ये होगा 4, 3 + 1 4। आखिर में 4 + ये जो है 4s की बात हो रही है, तो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, ये भी 4 है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब n+l वैल्यू बराबर भी हो तो फिर वो मोर स्टेबल होगा जिसकी n वैल्यू कम है, इधर n वैल्यू ज्यादा है, तो 4s की एनर्जी ज्यादा है। डी ऑप्शन लीस्ट स्टेबल, जो सबसे कम स्टेबल है वो 4s है इनमें। फिर कहते हैं 89 में कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसमें गलती ना कीजिएगा, ए ऑप्शन 273 केल्विन नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन, 0 केल्विन दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। उससे लूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप नहीं कह सकते कि -10 केल्विन -20 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन है। तो ये बराबर होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है तो ये है सी ऑप्शन -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट है कि फॉर रियल गैसेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z लेस देन 1 एम्प्लाइज दैट। देखिए अगर रियल गैसेस की बात हो जाए और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेट से 0.5 और ये है 1, तो अगर ये 1 वैल्यू है और आपके पास ये कहते हैं कि Z की वैल्यू अगर कम आ जाती है, लेट से ये कम हो गई, तो दैट मीन्स के वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जितना प्रेशर आपने ज्यादा कर दिया उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। लेट से आपने प्रेशर को 1 से 2 atm कर दिया, वॉल्यूम जो है वो 10 से 5 हो गया, तो दैट इज ड्यू टू प्रेशर। लेकिन अगर 5 से भी ये कम हो जाए 4, सो दैट इज ड्यू टू सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन है डोमिनेंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये जो वैल्यू कम होती है ये वाली, तो इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो बढ़ती है ये वैल्यू ऊपर जा रही है, इट इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज।
आगे है 91 कि व्हाई इज बॉयल्स लॉ नॉट वैलिड फॉर गैसेस एट वेरी हाई प्रेशर। बॉयल लॉ के मुताबिक ये है, बॉयल लॉ के मुताबिक पीवी जो प्रोडक्ट है ये बराबर होगा, पीवी बराबर होगा मतलब कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ के मुताबिक। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएं और लेट से प्रेशर आपने 1 रखा है और वॉल्यूम 40 है तो ये हो जाएगा 40। अब प्रेशर को डबल कर लें, वॉल्यूम को हाफ होना चाहिए, अगेन ये 40 होगा। और अगर आप लेट से प्रेशर को 4 कर लें, डबल कर दिया, लेकिन वॉल्यूम 10 ना हो सके, आधा ना हो सके, लेट से वॉल्यूम जो है वो 11 हो गया, 10 नहीं हुआ, 11 हो गया, 12 रहा, तो फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो पीवी की है ये बढ़ रही है। तो जैसे कि जनरली आप देख रहे हैं कि हीलियम और जो हाइड्रोजन है उनके लिए होता है कि पहले पीवी की वैल्यू कांस्टेंट और फिर बढ़ती जाती है। तो ये जो है तो ये इसके एक्चुअल वॉल्यूम की वजह से है। तो यहाँ पे जो होगा कि ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई इज बॉयल्स लॉ नॉट वैलिड फॉर गैसेस एट वेरी हाई प्रेशर, सो इट इज ड्यू टू द फैक्ट, सेकंड ऑप्शन, कि वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल बिकम सिग्निफिकेंट। तो गैस के मॉलिक्यूल ने एक जगह ऑक्युपाई कर दी है और फर्दर आप डिक्रीज नहीं ला सकते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस 4 को आगे डबल करें 8 तो ये वॉल्यूम आधा नहीं होगा, मुश्किल से 10 ही रहेगा। देख रहे हैं ये पीवी की वैल्यू जो है ये बढ़ रही है। 92 कहते हैं वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, याद रखिए वेपर प्रेशर क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप मिसाल के तौर पे ये कंटेनर लें कि जिसमें क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड बहुत ज्यादा है और आपने ये कंटेनर ले लिया है, ठीक है जी, और इसमें क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड कम है, अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी सेम टेम्परेचर दोनों का रखें, लेट से 25 और ये भी 25, और दोनों सेम टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो वेपर प्रेशर जो इधर वेपर्स बनेंगे उनका प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, साथ साथ इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। 93 कहते कि व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस इसलिए पानी के ऊपर तैरती रहती है इसलिए कि आइस की डेंसिटी कम है, और इसकी वजह यह है जब पानी को ठंडा किया जाए, मिसाल के तौर पे ये आपके पास है टेम्परेचर है लेट से, और इधर आप इसकी डेंसिटी ले लें, बर्फ की डेंसिटी ये है 1.0, ये 1 है, लेट से ये ऊपर बढ़ रही है। तो जब 4 टेम्परेचर होगा तो पानी की जो डेंसिटी ये पानी की डेंसिटी है 4 पे, और इधर ये रेफरेंस लाइन मैंने लगा दिया। तो जब टेम्परेचर जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी की डेंसिटी ये होगी, यानी ये पॉइंट है। अगर आप टेम्परेचर 4 से बढ़ा दें तो मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं, लिहाजा डेंसिटी जो है वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी जो है ये कम हो जाती है। ग्राफ ऐसे आता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप 4 से टेम्परेचर कम करें और 0 तक लाएंगे तो फिर ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और लिहाजा एम्प्टी स्पेसेस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। पानी के मॉलिक्यूल इस तरह हेक्सागोनल शेप में क्रिस्टल बना देंगे, लाइक ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये बनते हैं बिकॉज ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। देखिएगा ये sp3 इस तरह ये भी sp3 है और ये भी है, तो ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ और ये जो बॉन्ड बना है इस हाइड्रोजन के साथ, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। अब ये बॉन्ड बनाएगा आगे हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, किसी और मॉलिक्यूल के लॉन पेयर के साथ, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनते हैं। इस तरह इधर भी, तो ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, और ये बर्फ की डेंसिटी है जो कि 0.9 समथिंग बनती है, यानी 1 से कम है। लिहाजा अगर आप पानी लेंगे तो बर्फ इसके ऊपर तैरती रहती है, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। फिर है कि विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयोनिक सॉलिड, आयोनिक और सॉलिड तो सारे आयंस तो हैं बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मोशन, सो लिहाजा ये नॉन कंडक्टर हैं। तो ये कहते हैं पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग आंसर है
लिहाजा हम सेकंड ऑप्शन विद उसको टिक करते हैं कि पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनफैक्ट दे आर नॉन कंडक्टर। तो सॉलिड जो है आयोनिक सॉलिड, दे आर नॉन कंडक्टर। 95 व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर। तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल होते हैं ओनली एट द कॉर्नर, यानी ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक, यहां पर यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर, ये सबसे लूज पैकिंग है, पार्टिकल द कॉर्नर मौजूद है, बाकी दरमियान में एम्प्टी स्पेस है। लिहाजा अगर आप डायरेक्ट सामने से देखेंगे तो इस तरह होगा कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इधर पार्टिकल और ये, अगर आप इनको साफ कर दें इस तरह तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास काफी एम्प्टी स्पेस इसमें रह जाता है, ये खाली जगह है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है ये ऑक्युपाइड है। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं लूज पैकिंग है ये। तो नेक्स्ट है कि 96 कि इफ के एसपी जो है दैट इज ग्रेटर देन क्यू, तो आयोनिक प्रोडक्ट है फॉर अ सॉल्ट इन सॉल्यूशन, तो कहता है कि व्हाट डज इट मीन, यानी इस तरह ये हो गया कि मिसाल के तौर पे आपने ले लिया है सिल्वर क्लोराइड और आप इसे पानी में डिजोल्व करते जाएं, ठीक है जी, और चलिए कि सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयन जो है वो बनते जा रहे हैं, ये डिजोल्व फॉर्म में आ रहा है इस तरह। अब अगर आप इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो Ksp जो होगा ये बराबर होगा सिल्वर आयंस की मोलर कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन। Ksp के बराबर है, आयोनिक प्रोडक्ट है। चलिए आपने सोल्यूशन बनाया और आप यूं कर रहे हैं कि जैसे ही सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व किया कुछ आयोनाइज हो गया है और आपने इन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम कर ली है, अब उसको हम कहते हैं क्यू या उसको हम कहते थे आयोनिक प्रोडक्ट। तो हमारे पास इस वक्त ये कहते हैं कि Ksp ज्यादा है और Q कम है, आयोनिक प्रोडक्ट कम है। तो जब आयोनिक प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। सो इफ Q इज लेस देन Ksp, सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। 97 which condition is most suitable for maximizing the yield of ammonia in Haber process। Haber process यह है कि नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाता है एमोनिया। तो बेस्ट ऑप्शन है कि एमोनिया को प्रेशराइज करके आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है जी, ये लिक्विड में जाएगा और इसे आप टेप आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और इस इधर से आप नाइट्रोजन ऐड कर लें कंटेनर में या हाइड्रोजन ऐड कर लें। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा गया है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है, हाई प्रेशर होगा, इसी के ये है 1 मोल और ये है 3 मोल और उधर है 2 मोल। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो वॉल्यूम ज्यादा है और आप इसको कंप्रेस करेंगे तो लिहाजा वॉल्यूम कम हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। साथ साथ ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होती है और आपने इस टेम्परेचर को तकरीबन 350-400 तक रखने देना है, लेकिन इस हीट के रिलीज होने से यह टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप इसे मुसलसल कूल करते जाएं और 350 तक टेम्परेचर रखेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट आएगा बिकॉज इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इनफ मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। 98 व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट कांस्टेंट ओवर टाइम। जनाब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर कंसंट्रेशन है मिसाल के तौर पे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन कम होगी, इब्तिदाई तौर पे कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, इब्तिदाई तौर पे कंसंट्रेशन रिएक्शन की ज्यादा है और इब्तिदाई सेकंड में ही बहुत ज्यादा कोलिजन होगी तो कंसंट्रेशन गिर जाती है, फिर जब कोलिजन होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लाइक ये कंटेनर है और ये मॉलिक्यूल है, इब्तिदाई तौर पे कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा है, ठीक है जी, यानी वॉल्यूम में चले कि ये 1 लीटर है तो ज्यादा मोल है। अब अगर ये कन्वर्ट होता जाए प्रोडक्ट में तो ये मोल इसके कम होते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मोल पर लीटर कम हो रहे हैं, तो हर नेक्स्ट सेकंड में कम कोलिजन होगी और प्रोडक्ट कम बनेगा, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है। ये ग्राफ एक्चुअली इस तरह आएगा कि इब्तिदाई रेट बड़ा तेजी के साथ डिक्रीज होगा और फिर ये डिक्रीज जो है ये डिक्रीज होता जाएगा। तो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज ओवर टाइम। कहते हैं कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, लाइक ये देखें ये है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और
रिएक्टेंट्स जो है वो इतनी एनर्जी लेके एक्टिवेटेड स्टेट में जाएंगे और फिर प्रोडक्ट आएगा। तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से लेके यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कि विच फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो पैरामीटर है सिस्टम का कि जिसका डिपेंड स्टेट ऑफ द सिस्टम पे नहीं होता, बल्कि जो पाथ है या जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म के थ्रू विच दैट स्टेट हैज बीन रीच्ड उससे होता है। तो यहाँ पे ये होगा वर्क डन। फिर कहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। जब आप सॉलिड और लिक्विड को हीट कर लें, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, तो फिर यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होंगे। मतलब इसका यह है कि अगर आपके पास है सॉलिड, कंसिडर के कोई वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं हो रही, सॉलिड में जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो निग्लेजिबल है, तो आप जो हीट देंगे, जो आप क्यू देंगे, वो सारी की सारी डेल्टा ई बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगी, बिकॉज वर्क डन जो है ये यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन बराबर है प्रेशर डेल्टा वी, और चूंकि ये जीरो है तो फिर आपके पास वर्क डन भी जीरो आएगा। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। सो आपके पास जो एंथैल्पी होगी वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगी, बिकॉज पी डेल्टा वी जो है ये जीरो है, सो ये होल फैक्टर जीरो हो जाएगा। लिक्विड्स और सॉलिड्स उसकी हम जो थर्मल एक्सपेंशन है वो हम नेग्लेजिबल यानी जीरो ऑलमोस्ट कंसिडर कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि व्हाट डज द बॉर्न हैबर साइकिल कैलकुलेट। बॉर्न हैबर साइकिल लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करता है। लाइक ये देखें, ये सोडियम आयन है गैसियस स्टेट में और ये क्लोराइड आयन है गैसियस स्टेट में, ये बाहर मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं सॉलिड। तो जब 1 मोल सॉलिड आयोनिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनेगा इनके गैसियस आयन से, तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली आप डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, तो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री करते हैं थ्रू हेस लॉ, जो उसकी एप्लीकेशन है बॉर्न हैबर साइकिल, तो उसके थ्रू हम कर लेते हैं। तो लैटिस एनर्जी आंसर है 103। कहते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई व्हेन अ सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क एंड एब्जॉर्ब 30 जूल ऑफ हीट। सिंपल सी बात है, देखिए सिस्टम ने कर दिया है वर्क कर दिया तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है, और ये कहता है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क। तो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, इस 50 जूल की वजह से कमी आ जाएगी, इतनी इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, बिकॉज इसने ये वर्क कर दिया है 50 जूल का सराउंडिंग पे कर दिया है, ये इसका वर्क डन है। तो इसकी अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई, बिकॉज इसने सराउंडिंग को दे दी है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। और कहता है एंड एब्जॉर्ब्स 30 जूल ऑफ हीट, इसने बाहर से जो एब्जॉर्प्शन कर दी है वो 30 जूल है, तो 30 जूल ने इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ा दी है, और 50 जूल इसकी कम हो गई, तो 30 प्लस में 50 माइनस में -20 आएगा। सो इंटरनल एनर्जी में ओवरऑल -20 जूल का डिक्रीज आता है। आगे तो कहते हैं कि तो ये ए ऑप्शन है -20 जूल। 104 में विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स करेस्पॉन्ड्स टू अ मॉलिक्यूल विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। तो जब एक सेंट्रल एटम है मिसाल के तौर पे ये वाला, और इधर है 2 लॉन पेयर हैं, यानी एक लॉन पेयर ये एक ये और 2 बॉन्ड पेयर है। लेट्स से आप कहते हैं यहाँ पे कोई एटम बॉन्डेड है यहाँ पर और दूसरा एटम इधर बॉन्डेड है, तो ये एक बैंड मॉलिक्यूल होगा। बैंड मॉलिक्यूल, बाकी लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, तो ये बैंड मॉलिक्यूल होगा लाइक H2O का, H2S का या इस तरह। 105 here which of the following does not have a dipole moment of 0, यानी does not have, all of them have 0 dipole moment except for SO2। अगर आप इनको कंपेयर कर लेंगे तो ये जो आता है बेरिलियम क्लोराइड, तो ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस साइड का डायपोल मोमेंट यानी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो आप इस साइड का डायपोल मोमेंट और इस साइड का डायपोल मोमेंट ऐड कर ले वेक्टर की एडिशन से, तो ये 0 आएगा। तो फिर CO2 भी नॉन पोलर है, CH2 CO2 नॉन पोलर है, और जो नेक्स्ट है कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी नॉन पोलर है। वाहिद ये है जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है,
सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 1 और 2 शेयर कर दिए, 3 और 4 ये है, ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारे पास आ गया है एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब डायपोल मोमेंट है जीरो नहीं है, नॉन पोलर नहीं है। ये लाइक ये देखिए, ये नेगेटिव है, ये प्लस और फिर नेगेटिव, तो इस साइड का ये डायपोल मोमेंट बनता है, इस साइड का ये डायपोल मोमेंट बनेगा। अब अगर आप इनको ऐड कर लें, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर और फिर ये है, तो हमारे पास जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। गोया ये मॉलिक्यूल जो है वो इस डायरेक्शन में पोलर है, ये इसका पॉजिटिव साइड है और ये ऑक्सीजन वाला जो है तो ये नेगेटिव साइड है। देखिए, द शेप ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल इज, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल एक शेप है। लाइक हम इस तरह कह रहे हैं कि एमोनिया मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन है, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो एक शेयर किया, दूसरा शेयर किया, तीसरा, तो 1 2 3 ट्राइगोनल हो गया, और फिर लॉन पेयर एक इधर मौजूद है। सो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल एक शेप बनता है। वन 107 कहते हैं कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, सो लेफ्ट टू राइट जब बढ़ेगी तो नोबल गैसेस में ये पीक तक पहुंचेगी। मिनिमम जो होगी, तो ये याद रखिएगा, मिनिमम होगी पहले ग्रुप की, और जो मैक्सिमम है तो ये होगी 8वें ग्रुप की, जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप है, तो ये मैक्सिमम होगी। और डाउन द ग्रुप फिर डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज, इधर भी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इसमें इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पे आप ये ले सकते हैं, सोडियम ग्रुप 1 में है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, और सल्फर जो है तो फिर आगे वो ऑक्सीजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 6 है, और आर्गन ग्रुप 8 में है, तो डी ऑप्शन है आर्गन। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा होगी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। 108 कहते हैं कि विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म एन ऑक्साइड विद बेसिक प्रॉपर्टीज। याद रखिए कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली बेसिक, यानी मोस्टली ऑल द टाइम आप कह सकते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और यहाँ पे जो मेटल है वो कैल्शियम है। सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, तो सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक, क्लोरीन का एसिडिक, फास्फोरस का एसिडिक, और कैल्शियम का जो होगा तो वो बेसिक होगा। 109 कहते मोनो एंड डाई ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर। तो आसान सा एक तरीका है कि अगर आप ले लेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, तो ये इन दोनों के जो सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, इनके ऑक्साइड चाहे मोनो हो और डाई हो तो ये होते हैं एसिडिक, और बाकी ये जो तीन है चाहे मोनो और डाई हो तो इनके होते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक, यहाँ पे जो आंसर है वो एसिडिक है, बिकॉज बात हो रही है कार्बन और सिलिकॉन की। तो जनरल तरीका यह है, कार्बन एंड सिलिकॉन, मोनो एंड डाइऑक्साइड दे आर एसिडिक, और जर्मेनियम, टिन और लेड जो है तो वो एम्फोटेरिक है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर है और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s1 और 3d10। कॉपर है 29, एटॉमिक नंबर वैसे दिया जाता है, कॉपर है 29 और ये चौथे पीरियड में है, चौथे पीरियड में है। तो आपने पहले पीरियड का हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर ये होगा 4s, वैसे तो आप लिख सकते हैं 4s3d9, अगर आप 29 डालते जाएं तो इस तरह होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये होगा 4s1 और 3d10। तो ग्राउंड स्टेट में d10 कॉन्फ़िगरेशन है। फिर कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मरकरी, मरकरी एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर 80 है जिसका Z जो है, मरकरी है एटॉमिक नंबर 80। और अब भी जनरल बात याद रखें, क्योंकि आपके कोर्स में शामिल है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, फर्स्ट सीरीज जो यट्रियम से स्कैंडियम से शुरू होती है, सेकंड सीरीज जो यट्रियम से शुरू होती है, और फिर जो थर्ड सीरीज है जो कि लैंथनम से शुरू होती है, तो वो सारी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे मरकरी की बात होती है, और जिंक, कैडमियम और मरकरी ये एक ही ग्रुप में मौजूद है, और मरकरी आखिरी है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी आपके पास, ये जो है 6s2 और 5d10, यानी ज़ीनान की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी ज़ीनान की। और इसके बाद ये जो है 4f, वो तो लैंथेनाइड सारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाती है,
तो ये होगा 5D10 और 6S2, 5D10 और 6S2। मैं लिख लेता हूं 6S2 और 5D10 है, ये कन्फिगरेशन इसकी ये बनती है। और मैंने इसी का कि 4S है तो एक्चुअली ये चौथा पीरियड है, फिर यहाँ पे होगा 5S, वो फिर छठा पीरियड है, और ये फिर हमारे पास आखिरी पीरियड आ जाता है। ये चौथा पीरियड है, ये पांचवा है, ये छठा पीरियड है, सेकंड लास्ट है, आखिरी नहीं है, आखिरी सातवां है। आगे है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओपन चेन। तो याद रखिएगा कि ओपन चेन एसाइक्लिक कहलाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एरोमेटिक जो है वो भी क्लोज चेन है, साइक्लिक वो भी क्लोज चेन है, पॉलीसाइक्लिक ये भी क्लोज चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म। अल्कीन्स जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो अल्काइल हैलाइड बना लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये है अल्कीन और ये है कोई हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे, और ये चूंकि सिमेट्रिक है तो कोई मार्कोनिकोव रूल वगैरह नहीं आएगा, लेकिन जब एसिमेट्रिक होगा तो फिर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। तो अल्काइल हैलाइड। 114 कहते हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन एंड एसिडिक कंडीशन। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, याद रखिए ये है हाइड्रेशन, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये है पानी। हाइड्रेशन में पानी का ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा और एडिशन होगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन है, तो ये प्रोपीन है, मैंने यूं कर दिया, चले ये है। अच्छा, अब इससे ख्याल रखिएगा कि अब मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, बिकॉज ये एसिमेट्रिक है, तो हाइड्रोजन आपने इधर ऐड कर देना है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH। H को इधर ऐड करें कि जिसके बनने से स्टेबल कार्बोकेटायन बने जो कि सेकेंडरी है, तो ये आएगा CH3 और यहाँ पे OH हो जाएगा। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या जिसका आयोपिक नेम बनता है 2-प्रोपेनॉल, तो 2-प्रोपेनॉल आएगा यहाँ पे। 115 कहते हैं which is the major product when 2-bromo-2-methyl propane is treated with alcoholic KOH। 2-methyl ये है 2-bromo-2-methyl, देखिए इधर कंपाउंड है प्रोपेन, तो मैं ये लिख लेता हूं, और यहाँ पे लिखा है कि 2-bromo-2-methyl प्रोपेन, तो ये है CH, मैंने सारा लिख दिया। 2-bromo, यहाँ पे ब्रोमीन है, या चले मैं इसको यूं कर लेता हूं कि यहाँ पे ब्रोमीन कर लेता हूं, और ये हो जाएगा 1-2-3 प्रोपेन 1-2-ब्रोमो, 2-ब्रोमो है और इसके साथ है 2-methyl, और यहां पर मैंने कर दिया है 2-methyl। गोया ये आपके पास जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। कहते कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-bromo-2-methyl प्रोपेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो अगर ये KOH के साथ आप ट्रीट करेंगे और ये अल्कोहलिक है, मतलब यहाँ पे इसको आपने अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, तो इसमें एलिमिनेशन होती है, यानी ये ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो आप यहाँ के हाइड्रोजन को और इस ब्रोमीन को रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, कि ये मैं CH3 कर देता हूँ, टेट्रावेलेंट रहे, तो ये होगा CH3C डबल बॉन्ड, और यहाँ का हाइड्रोजन एक गया है, तो ये होगा CH2 और ये भी होगा CH3 होगा, और along with बकाया जात। तो इस वक्त हमसे पूछा जा रहा है, तो ये है आइसोब्यूटाइलिन, या जिसे आप कह सकते हैं 2-methyl प्रोपीन। तो यहाँ पे जो बनेगा तो प्रोडक्ट बन जाता है, ये है आइसोब्यूटाइलिन या 2-methyl प्रोपीन। तो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन। 116 which type of alcohol are classified based on the number of hydroxyl group present। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोहाइड्रिक वो है जिसमें एक OH होगा, डाइहाइड्रिक वो जिसमें 2 OH हैं, फिर इस तरह पॉलीहाइड्रिक मल्टीपल, मतलब ट्राइहाइड्रिक टेट्राहाइड्रिक, तो ये होंगे। तो ए ऑप्शन है मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। 117 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो, सोडियम या अल्कली मेटल जो है तो बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लाइक ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जिधर भी पॉजिटिव हाइड्रोजन आएगा चाहे वो आगे जिसके साथ भी अटैच हो, तो ये इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, सो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस।
तो यहाँ पे है अल्कोहल एंड फिनोल, तो बिल्कुल ठीक है, अल्कोहल में और फिनोल में यानी HO और AR इन दोनों में ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। नेक्स्ट 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कीटोन। कीटोन जो है तो पहला जो है फ्राइडल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन, बिल्कुल इससे बनते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन है, और ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं तो कीटोन बन जाते हैं। फिर आगे कहते हैं ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन, बिल्कुल अगर इस तरह के अल्कीन हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई अल्कीन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर आ जाएगा स्टेज 3 आइसोटाइप अल्कीन है, तो जब इसकी ओजोनालिसिस होगी तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और कीटोन बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, रिडक्शन ऑफ एस्टर से बनते हैं अल्कोहल, यानी अगर आप ये लेंगे स्टेज 3 C डबल बॉन्ड O फिर O और इस तरह स्टेज 3, तो यहाँ पर भी एडिशन होगी और यहाँ पर भी एडिशन होगी, तो आपके पास ये बन जाएगा स्टेज 3 स्टेज 2 OH और ये बन जाएगा स्टेज 3 OH, तो ये होगा इथाइल अल्कोहल और वो होगा मीथाइल अल्कोहल। 119 कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं तो एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की बात हो रही है, लिहाजा एसिटिक एसिड बनेगा। 120 में ये कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एमोनिया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर मैंने एक बना दिया था, हाँ ये है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल OH और ये है एमोनिया, ये है H और आगे पर मतलब NH2, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और ये H ये जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और NH2 यह आ जाएगा और अलॉन्ग विद H2O, तो ये प्रोडक्ट जो बनता है इसको हम कहेंगे एसिटामाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनिया जो है ये बाहम मिलके अमाइड्स बनाते हैं। आगे फिर है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का एनहाइड्राइड है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन और फिर ये एनहाइड्राइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद है कि कॉमन नेम ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज, तो ये एक याद करने वाली बात है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं एक कार्बन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, 3 कार्बन फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन होंगे तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, 5 में फिर ये होते हैं वेलेरिक एसिड, तो ये कहते हैं ब्यूटानोइक एसिड, तो ये कहलाएगा ब्यूटारिक एसिड, यानी ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2, इस तरह यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। आगे है कहते कि तो व्हाट एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, तो इसमें पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लाइपेज फैट्स की डाइजेशन के लिए है, पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए है, एमाइलेज जो है तो ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के लिए होता है। 124 कहते व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इस तरह है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो इस तरह मिलते हैं, जरा देखिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी अमीनो एसिड हैं तो ये होगा एसिड वाला पार्ट और ये इसका है अमीन वाला पार्ट, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है। अगर एक और अमीनो एसिड में बना दूं तो ये इस तरह होगा, फिर ये कार्बन है और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला पार्ट है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और ये वाला, तो इस तरह इस साइड पे भी ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो मतलब अमीन का H है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, तो ये जब आप रिमूव करते हैं तो जो चेन बनेगा इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन स्ट्रक्चर, यानी इस तरह है कार्बन, फिर है कार्बोनाइल ग्रुप और फिर HN मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है और फिर इसके बाद है कार्बन, फिर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये जो पूरा चेन आता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन स्ट्रक्चर, यानी जो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है इट इज अ चेन ऑफ द अमीनो एसिड। तो 124 में आएगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द चेन, ये इस तरह जो लॉन्ग जिसको कहते हैं पॉलीअमाइड, ये पॉलीअमाइड चेन है, अमाइड का ये लिंक इसमें मौजूद है।
125 कहते व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स एन डाई मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक है जिसमें ये क्रोमोजन मौजूद होता है और जिसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अनसेचुरेटेड होते हैं मोस्टली, और वो कलर उनकी वजह से होता है। और फिर डाई मॉलिक्यूल का दूसरा जो हिस्सा है वो ऑक्सोक्रोम कहलाता है, और जो ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सो मतलब जो असिस्ट करता है इस कलर को कि ये फैब्रिक के साथ या सरफेस के साथ अटैच हो जाए, तो क्रोमोफोर की वजह से कलर है, सो प्रोवाइड कलर। और फिर कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स, तो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ये जो चीज है ये है CH2CH और ये क्लोरीन है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है जो कि ज्यादातर पाइप्स वगैरह जो हैं तो वो बनाने के इस्तेमाल होता है, और जो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन है वो उसको करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।